नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सरकार के कार्यकाल के अब कुछ ही महीने बचे रहने के बावजूद भी कई आयोग के अध्यक्ष पद की सुध लेने की ना तो सरकार की मंशा है और ना ही जरूरत दिखाई पड़ रही है। तभी तो लोकायुक्त से लेकर सूचना विभाग और नगर निगम से लेकर अन्य आयोग तक के अध्यक्ष पद के खाली होने से अपील और शिकायतों का अंबार है, मगर सरकार को इन मुद्दों पर दिलचस्पी नागवार है। तो ऐसे में सवाल ये है कि बिना विभागों के अध्यक्ष और कामकाज के जनता की मुश्किल कौन सुनेगा और कैसे करेगी चंपई सरकार जनता की सेवा। तो आज बात होगी भ्रष्टाचार के दलदल में दबे झारखंड के आयोगों की सूनी पड़ी कुर्सियों की, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से जीएमएम के नेतृत्व वाली सरकार के अब कुछ ही महीने बचे हैं। सरकार बनने के बाद से ही बोर्ड, निगम, आयोग और समिति में अध्यक्ष पद के लिए सरकार समर्थित पार्टियों के नेताओं की लॉबिंग चल रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और सभी पद खाली के खाली रह गए, जिसकी वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। रघुवर दास के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में 60% बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्ष पद और सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। उस सरकार में कई बोर्ड, निगम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं भी हुई। 12 संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष पद खाली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। एक साथ सुनवाई में जस्टिस आर मुखोपाध्याय, जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा है, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग सहित अन्य की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? इस बिंदु पर राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 मार्च को तारीख निर्धारित की है। हालांकि इस मामले में जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो सारा ठीक रहा, पिछली सरकार पर फोड़ दिया गया। ये सच है कि झारखंड में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये 3 सदस्यीय कमेटी होती है। उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, लेकिन राज्य में जो अस्थिरता पैदा कर दी है बीजेपी के शासन के लोग, विपक्ष के नेता ही नहीं थे, जिसके कारण राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब सरकार पिछले इतना अस्थिर करने का प्रयास किया गया, ईडी, सीबीआई, दुनिया इतना लगा दिया गया कि राज्य को लोकायुक्त और सूचना आयुक्त नहीं मिल पाए, लेकिन सरकार अब स्थिर है। हमको लगता है कि राज्य में अब लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति बहुत जल्द ही कर ली जाएगी। दरअसल 8 मई 2020 को प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही सारा कामकाज ठप है। हालांकि आवेदकों द्वारा अपील और शिकायतें लगातार दर्ज कराई जा रही हैं। इससे लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि लंबित मामलों की संख्या लगभग 22,000 से ज्यादा हो गई है। यही हाल झारखंड में लोकायुक्त का है। राज्य में लोकायुक्त दंतहीन है। उसके पास ना तो अपनी एजेंसी है, ना ही भ्रष्टाचारियों को सजा देने का अधिकार। ऐसे में आखिर भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा झारखंड इस दलदल से कैसे बाहर निकलेगा, जिसके लिए किसी ने भी कोशिश करना जरूरी नहीं समझा। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सरकार को कई बार कहा गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड में आयोगों के सूने पदों पर आज हम करेंगे बातचीत। प्रदीप सिन्हा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से झारखंड में आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और हाईकोर्ट ने भी अब फटकार लगाई है, 11 मार्च तक का समय दिया गया है इस पूरे मामले में, क्या लगता है आपको अभी तक जो देरी हुई है उस पर विपक्ष के नेता के ना होने का भी आरोप मौजूदा सरकार लगा रही है? प्रियंका जी, इसको अगर देखा जाए तो ये काफी गंभीर विषय रहा है कि सरकार का अब कार्यकाल जो है चुनावी मोड में आ चुका है और 4 साल पूरे करने के बाद सरकार 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है। तो अब इतने पद जो पड़े हुए हैं, जो कि
कई विभाग का कॉर्पोरेट पद है, आपके कई आयोगों के पद है, खास करके जिसकी चर्चा हो रही है लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, ये तो बहुत अहम पद है। आम जनता जब किसी भी सरकारी कार्य की, आज RTI एक्ट हमारे देश के अंदर है, आम जनता सूचना किससे मांगेगी? तो सवाल यहाँ पे है कि इस तरह के पदों को और कई अन्य विभागों के अब जो पद है, आयोग और निगम के पद, उसको नहीं भरे गए। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि उदासीनता सरकार की स्पष्ट झलकती है। और जहां तक मैं समझ पाता हूं प्रियंका जी, कि ये कहना कि ईडी, सीबीआई, ये सब, इन सब बातों, ये सब हर चीज के लिए ईडी और सीबीआई और कोरोना को आप दोष नहीं दे सकते हैं जी। आप यहाँ पे स्पष्ट चलता है कि जो सरकार 4 साल काम की, अब जो अब टर्म खत्म करेगी, उसके अंदर इच्छा शक्ति की बहुत कमी रही है। और ये निगम और आयोग की नियुक्ति तो छोड़िए, इनके जो मंत्री जो पदों पे बैठे हुए हैं, उनके अगर ग्राफ को उल्टा के देखें तो ये लोग भी खुद नहीं, ये लोग खुद विभाग में नहीं बैठते हैं, इनके मंत्री, ये लोग फाइलों के अंबार ला के बैठते हैं, मामला पड़ा हुआ रहता है। और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि ठीक है, लोकतंत्र में के अंदर एजुकेशन कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख होता है कि लगभग मंत्री तो अंडर ग्रेजुएट है, इनके वेल क्वालिफाइड जो एक होना चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो अब ऐसे में तो बहुत दिक्कत स्थिति है। और इतने इतने फाइल पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और ये कहना कि ये वो हर चीज को विपक्ष के ऊपर डाल देना, मैं तो नहीं समझता कि ये हेल्दी काउज सत्ता पक्ष के लोग बता रहे हैं। ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार आयोग के अध्यक्ष पदों पर बात हो रही है, लेकिन आपने भी सुना होगा बयान सत्ता पक्ष की तरफ से जो निकलकर सामने आ रहा है, उन्होंने ठीकरा आप पर ही फोड़ा है और कहा है कि विपक्ष के अध्यक्ष ही नहीं थे तो हम कैसे नियुक्ति करते। कि पहली दफा नहीं कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आखिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करना इस सरकार की आदत बन चुकी है। और जहां तक प्रश्न है आरोप लगाना, ईडी, सीबीआई और फिर घुमा फिरा कर भारतीय जनता पार्टी पर सब कुछ डाल देना, अपनी नाकामी को नहीं, तो क्या बिना विपक्ष के नेता के वो नियुक्ति कर सकते थे? जी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ आपको। आज मैं अक्टूबर के महीने में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई, तो लगभग 5 महीने बीत चुके, 6ठा महीना चल रहा है। तब बताइए कि किसने अपनी ओर से मतलब अड़चन पैदा की है और कौन सहयोग कर रहा है। हमारी ओर से तो जब ये बात आई, अब बाबूलाल मरांडी जी को लेकर जो टेक्निकल दिक्कत थी, पार्टी ने अमर बावरी जी को नेता प्रतिपक्ष नामित कर दिया। उसके बाद तो चीजें हो जानी चाहिए थी। अगर सरकार के प्रायोरिटी में होती है चीजें कि महिला आयोग, जहां पर हजारों की संख्या में आवेदन पेंडिंग है, जो महिलाएं अपना आवेदन लेकर जाती हैं अपने दुख दर्द की समस्या के समाधान के लिए, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। सूचना आयोग की जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं। लोकायुक्त जहां भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत किए जा सकते हैं, अगर वो भी सरकार की प्रायोरिटी में नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि बहानेबाजी नहीं। प्रदीप जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल गंभीर इन मुद्दों पर होना चाहिए। और 5 महीने की जो आप बात कह रहे हैं, 5 महीने लंबा समय होता है, लेकिन 5 महीने से पहले की यदि मैं बात करूं तो 4 साल तब भी बीत गया था। आपको नहीं लगता कि यदि आपकी भी कोई टेक्निकल दिक्कत थी तो जो समस्या आपने 4 साल बाद सुलझाई है उसे आपको पहले सुलझाना चाहिए था, ताकि कम से कम आपके ऊपर ठीकरा ना फोड़ा जाता? कहीं ना कहीं इन तमाम पदों के खाली रहने में कुछ परसेंटेज तो आपकी भी यहाँ पर लापरवाही का गिना जाएगा ना, और नेता तो फिर आरोप लगाएंगे। तो आपको नहीं लगता आपने भी देरी की है? दल बदल का जो मामला चल रहा था विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में, तो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जा चुकी थी और दोनों पक्षों की गवाही भी हो गई थी। उसके बावजूद भी अगर अध्यक्ष महोदय फैसला नहीं सुना रहे थे तो ये गलती किसकी है, ये बताइए। अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया था कि जल्दी से निर्णय होना चाहिए। अब लगभग 4 साल बीतने को है, तब भी अगर विधानसभा अध्यक्ष को लग रहा था कि मामले को इसी तरह से लटकाते रहे, तो ये उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, दलीय मजबूरी हो सकती है। क्योंकि कई दफा जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के लिए तरसा दिया जाएगा। तो इनकी मंशा उजागर होती थी कि वो करना नहीं चाहते थे, और एक बदला लेने की जो नीयत थी उनकी, तो कहीं ना कहीं सामने आ जाता था। लेकिन दीपक जी, क्या कह रहे हैं इस पर आपका? बस 5 महीने का समय भी काफी होता है। अगर सरकार चाहती तो इन चीजों का समाधान निकाला जाए। नहीं, बिल्कुल, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर दीपक जी क्या कहना है इस पर आपका? प्रियंका जी, यहाँ पे ये बात जो है, प्रदीप जी की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस समय जेबीएम के जो है 7 MLA जीत करके आए थे।
जिसमें कि 3 या 4 जो है 6 जीत के आए थे। 6 कैंडिडेट जी। हाँ, और जिसमें कि जो है आपके 4 जो है शायद बीजेपी में चले गए थे। और ये दल बदल का मामला उठा था। उस समय जो लोकसभा विधानसभा के स्पीकर थे रघुवर सरकार में, तो वहां पे दल बदल के नियम के तहत जो फैसला लटका के रखा गया और बाबूलाल मरांडी जी जो है जेबीएम के नेता होने के कारण वो लड़ते रहे, बोलते रहे, लेकिन फैसला नहीं हुआ। उसके बाद जो है जब चुनावी मोड आया 2019 में, तो फिर क्या हुआ कि फैसला दिया गया कि गलत था। सब तो फिर चुनाव में चले गए। बाबूलाल जी उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव लड़े, जेबीएम से ही सब लड़े, 3 लड़े। उसके बाद हुए फिर बाबूलाल जी बीजेपी में आ गए। वही पैटर्न को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ जेएमएम ने चालू कर दिया। फिर बाबूलाल जी को लटकाया कि मतलब अभी ये बीजेपी के कहलाएंगे कि जेबीएम कोटा से कहलाएंगे, क्योंकि वहां जेबीएम से फिर प्रदीप जी यहाँ कांग्रेस में आ गए, बंधु तिर्की भी आ गए, तो जेबीएम किसका, कौन कांग्रेस का कौन। अब यही मामला होते होते नेता, और चूंकि भाजपा में बाबूलाल जी के आने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तो भाजपा चाह रहे थे कि बाबूलाल को बनाया जाए, लेकिन चूंकि दल बदल का मामला आ गया तो बाबूलाल जी का मामला नहीं सेट हुआ। इसमें एक लंबा वक्त गुजर गया और मैं समझता हूं कि इसमें एक नहीं, लेकिन आखिर में अब जब अमर बावरी को बनाया गया है तो आखिर दूसरे नाम पर विचार किया गया ना। तो अगर बहुत ज्यादा देर हो रही थी तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी पहले विचार कर सकता था इसमें? सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पर भी सवाल उठाना लाजमी है। मैं प्रियंका जी कह रहा हूं कि जब बाबूलाल जी का मामला फिर लटकाया गया तो विपक्ष को भी, हमें भाजपा को भी देखना चाहिए था कि अगर बाबूलाल जी के ऊपर सहमति नहीं बना पा रहा है सत्ता पक्ष, दल बदल के मामले में उनको लाया जा रहा है, तो उस बीजेपी को पहले ही जो है अमर बावरी को आगे बढ़ा देना था, जिन्हें भी बनाना था। जो काम उन्होंने 4 साल बाद तो पहले कर देते तो नेता विपक्ष जी बिल्कुल। बीजेपी में वैसे भी कहा जाता है कि आपके पास तो 2-2, 3-3 लाइन मौजूद है। प्रदीप जी क्या कहेंगे इस पे? आप तो खुद कहते हैं कि आपके पास 3-3 लाइन मौजूद है। देखिए दीपक जी जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब दल बदल का मामला आया और जब इसकी सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में चल रही थी, तो हमारी ओर से जो सहयोग किया जाना चाहिए था, तारीखों पर गवाही देना और जो साक्ष्य प्रस्तुत करना था, वो सारी चीजें की गई। अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष को सुनाना था, लेकिन अगर मनसा दलीय राजनीति के तहत आ जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद माना जाता है कि वो दलीय राजनीति से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर दल के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई दे तो इस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी। और जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी इस आस में थी कि चूंकि अब गवाही की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब जब चाहे न्यायाधीश महोदय फैसला सुना दे, हाँ या ना, यही तो कहना था उनको। लेकिन वो भी अगर नहीं कर सके तो ठीक है, हम पर आरोप जरूर लगा रहे हैं वो, लेकिन अगर सरकार तत्पर होती इतनी कि सूची तैयार थी, सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी थी और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, तो हमने तो 5 महीने पहले कर दिया। तो इनको तो तुरंत फाइल सामने लेकर आना चाहिए था कि अब सारी बाधाएं अड़चन दूर हो गई, अब हम नियुक्तियां पूरी करते हैं। ठीक है, 11 मार्च तक का अब जो हाईकोर्ट ने समय दिया है, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ कर पाएगी सरकार और क्या इससे अब कोई भला होगा? क्योंकि 8 महीने का समय, 8 महीने से भी कम का समय रह गया। देखिए राज्य की जनता भी समझती है और इस सरकार से नाउम्मीद है, क्योंकि कोई पहली दफा कोर्ट ने सरकार को फटकार नहीं लगाई या निर्देशित नहीं किया है। मेरी जानकारी में ये तीसरी दफा है जब कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अहम पदों पर नियुक्तियां अविलंब की जाए। लेकिन एक प्रक्रिया शुरू की गई कि आप आवेदन दीजिए सूचना आयुक्तों के लिए, उसको पहले जो आवेदन हुए थे उसको रद्द किए गए, फिर से नई नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए। तो ये प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है, तो सरकार को देखना है अब कि 11 तारीख को क्या जवाब कोर्ट में देंगे। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि अब लोकसभा के चुनाव की तारीख की भी घोषणा कभी भी हो सकती है, आचार संहिता लग सकता है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की उपलब्धता, क्योंकि वो भी पार्टी के कार्यों से अलग अलग जगहों पर होते हैं, अगर उनकी उपलब्धता नहीं हो पाई किसी तारीख को, अगर सरकार चाहे कि हम बैठक आउट कर लें, तब फिर क्या होगा? फिर तो ये चढ़ जाएगा चुनावी भेंट, और फिर आगे जाकर जब आचार संहिता खत्म होगी तब सरकार कर पाएगी। यानी कि आपका कहना है कि 11 मार्च को भी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। फिरोज खान जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। फिरोज जी क्या लगता है आपको, 5 महीने नेता विपक्ष के मिले भी आपको बीत गए हैं और उसके बाद भी आप बीजेपी पर ठीकरा जरूर फोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से तमाम आयोग के जो अध्यक्ष पद खाली पड़े हैं उनकी सुध नहीं ली जा रही है। 22,000 समस्याओं का अंबार लगा है सूचना आयोग में। प्रियंका जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम।
भारतीय जनता पार्टी जब से हमारी सरकार बनी थी 2019 से लेकर आज तक सरकार को एन पैन प्रकरण लोग गिराने का कोशिश किए। यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान का पहला केस ऐसा है जो राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला गया। अभी लोग केजरीवाल को जेल भेजने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये लोग अजीत पवार, छगन भुजबल और शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता में जो है ये दूध के धुले हो गए हैं। अरे फिरोज खान जी, उस मामले में आप बात ना करें, वो तो कोर्ट में है ना मामला, कोर्ट को फैसला देने दीजिए। नहीं, मोदी जी जब आए थे झारखंड, मधु कोड़ा के बारे में कहा था कि 4,000 करोड़ मधु कोड़ा ढकार गए हैं। अब वो 4,000 करोड़ तो मोदी जी को मिल गए होंगे। अब वो गीता कोड़ा आपका साथ छोड़ गई तो उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार दे, वो तो अलग बात है। गीता कोड़ा हमारे पार्टी में तो भ्रष्टाचारी थी। हाँ, बहुत बड़े बेईमान थे दोनों, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा। तो आपने क्यों नहीं निष्कासित कर दिया? अगर आप आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थी तो आपने क्यों नहीं निष्कासित कर दिया? हम लोग कहाँ मानते भ्रष्टाचारी उनको? बीजेपी वाले लोग मानते थे ना। बीजेपी लोग कहते थे कि भाई उनके पास 4,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री काल में खा गए। अरे तो आप पहले डिसाइड कर ले, आप क्या कहना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचारी थी कि नहीं थी? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ अब गीता कोड़ा, मधु कोड़ा के बारे में बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? इनसे पूछिए मोदी जी क्या कहेंगे, अमित शाह। नहीं, उनसे तो मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आपने कौन सा निष्कासित कर दिया जो आप सवाल पूछे? हम लोग क्यों निष्कासित करेंगे? हमारे पार्टी के सांसद थी, वो चाहबाज जीत कर कही थी, कांग्रेस ने टिकट दिया। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो आपकी पार्टी में थी तब तक ईमानदार थी ना, यही कहना चाह रहे हैं आप? गीता कोड़ा जी बीजेपी में चले गई है, लेकिन मन उनका अभी भी कांग्रेस में है, इसलिए वो कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो इस तरह कहा कि चलिए, ये मुद्दा नहीं है फिरोज खान जी, इस पे मैं जवाब जरूर ले लूंगी, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके तमाम जो आयोग है, 12 से अधिक संवैधानिक आयोग है, उनके अध्यक्ष पद खाली पड़े हैं, 8 महीने का समय बचा है। अब तो आपको नेता प्रतिपक्ष भी मिल गए हैं। क्या लगता है आपको 22,000 समस्याएं जो हैं ये अगले चुनाव आने से पहले आप हल कर पाएंगे कि नहीं हल कर पाएंगे? बहुत सारा आयोग का घोषणा हो गया है, कुछ आयोग बचा हुआ है, हम लोग घोषणा करेंगे उसका, तो कोई घबराने की जरूरत। प्रदीप सिन्हा जी, फिरोज जी तो कह रहे हैं कि बहुत सारे आयोग की घोषणा हो चुकी है, आपको जानकारी है क्या? नहीं, ऐसे आयोगों की घोषणा की गई जहां नेता प्रतिपक्ष की अनिवार्यता नहीं होती। जहां नेता प्रतिपक्ष की अनिवार्य होती है, जिस संदर्भ में आज चर्चा की जा रही है कि कोर्ट ने जो विषय उठाया है उसके आलोक में जो निर्णय किए जाने चाहिए थे, उसमें सरकार अगर विफल रहती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को घुमा फिरा कर वही राग अलापना जो अभी आप सुना रही थी, जो फिरोज जी बोल रहे थे, घुमा फिरा कर ईडी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार, ये हो गया वो हो गया, इसके ऊपर ये निकल ही नहीं पाते। अपने दायित्व को कैसे हम पूरा करें इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। फिरोज जी जवाब दीजिएगा। नहीं, पूछे ना, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मधु कोड़ा ये विषय नहीं है ना फिरोज जी। आज विषय आपके 12 संवैधानिक आयोग के खाली पद हैं, हाईकोर्ट ने आपकी सरकार को फटकार लगाई है, वो विषय पहले उस पर जवाब दीजिए। नहीं, बहुत सारा आयोग का घोषणा हो गया, बहुत जल्द। अरे तो वो कह रहे हैं ना कि उन आयोग पर आपने अध्यक्ष पद, उन आयोग की नियुक्ति की है जहां पर नेता विपक्ष की जरूरत नहीं थी। 12 संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष पद अभी भी खाली पड़े हैं, उन पर क्या कहना है आपका, जिन पर हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई है? नहीं, पहली बात तो साल भर से हमारी सरकार के पीछे पड़े हुए थे। हमारे साथ हेमंत सोरेन जेल चले गए, जेल में चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री है, चंपाई सोरेन जी बहुत जल्द। नहीं, कुल मिलाकर 11 मार्च तक का समय दिया गया, 11 मार्च तक क्या करेंगे आप ये बताइए? 11 मार्च तक हम लोग आयोग का घोषणा करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, पहले क्या यहाँ पर क्या है नहीं है, किस तरह का है, कैसे करवाना है, ये सब हम लोग करेंगे, देखेंगे। और वो बैठक सर्वदलीय बैठक होगी, बैठक में निर्णय लेंगे हम लोग। दीपक जी, क्या लगता है आपको 11 मार्च तक का जो समय कोर्ट ने दिया है, उस बीच में आपको सरकार की मंशा नजर आ रही है इस बीच? देखिए मैम, जहाँ तक है प्रियंका जी, जहाँ कोर्ट का समय है तो अभी कोर्ट की तो निर्देशों का कहीं कोई पालन नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल, ये टॉपिक में नहीं है, मैं कोर्ट की बात कर रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को कि आप बॉन्ड को सार्वजनिक कीजिए, कौन कौन लोग डोनेट करते हैं, किस पार्टी को चंदा कितना। एसबीआई ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते हैं, अभी 130 दिन चाहिए। यहाँ हाई कोर्ट कुछ आदेश देगा, उसको कुछ न टेक्निकल पॉइंट बना कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि 11 तारीख को कोई फैसला हो पाएगा, क्योंकि सभी का ध्यान इस बात पे है कि लोकसभा का को लेकर के चुनाव आयोग कब घोषणा करती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो नियुक्ति भी वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो ये सब बातें, और मुझे लग रहा है कि कोई खास इंटरेस्ट अभी इस गवर्नमेंट को नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो 4 साल गुजर गया, वो कर चुके होते।
और इस पर कोई सामंजस्य बन पाता। यहाँ पर तो सरकार अभी चल जाए ठीक ठाक, इसी पे सबका नजर है। बाकी सभी चुनावी मोड में आ चुके हैं, तो फिरोज जी? आशा कम है कि किसी पद के यहाँ पे कोई नियुक्ति होगी, फिरोज जी? किसी आयोग में किसी की। जवाब दीजिएगा। कुछ देखिए, सरकार तो काम कर रही थी, अच्छा काम करे तभी हमारी सरकार, तो हम लोग चुनाव जीते हैं, युद्ध चुनाव तो जीते हैं। अब क्या है कि देखिए, केंद्र सरकार जो है, आपने देखा सरकार काम करने नहीं देती। यहाँ का लोकल नेता है श्रीकांत दुबे जी को पता रहता है सीबीआई कब कहाँ छापा मारेगी, ईडी कब छापा मारेगी, तुम कहाँ पर क्या कब जाएगा, सब कुछ पता रहता हूँ। केंद्र एजेंसी का जो भी मामला है सब पता रहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अब देखिए नीतीश कुमार जी जब आप बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार जाते हैं और मोदी जी कितना हद है सबसे बात। अब कुछ जाओ हम किसी पार्टी में से जाओ, मोदी जी खूब जोर, मोदी जी कहते हैं कि इनका तो कोई भरोसा नहीं, सब कहाँ चले जाएंगे। मेरा कहना ये है कि अब आयोग का बहुत जल्द घोषणा करेंगे। ठीक है, हमारे नए मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, निर्दलीय बैठक हो कि तमाम हमारे कांग्रेस और जेएमएम के तमाम मंत्रिमंडल बैठक के प्रभारी अभी झारखंड में है। और जब नहीं, 11 मार्च तक आपको समय दिया गया है, 11 मार्च तक आप क्या करेंगे? 11 मार्च में 2 दिन बचे हुए हैं, 7 तारीख का 3 दिन बाद 11 मार्च है, तो फिर भी कोशिश किया जाएगा, तो जो आयोग होने लायक होगा उसको घोषणा किया जाएगा। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको? फिरोज जी यहाँ पर पूरी तरह से जवाब देते मुझे नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि 3 दिन है, इशारा कहीं ना कहीं इसी तरफ है कि 3 दिन है, कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके बाद होगा क्या, ये फिरोज जी जानकारी नहीं दे रहे। सरकार फिर वही तारीख पे तारीख, अगली तारीख पर भी एफिडेविट के साथ पहुंचेगी, कहेगी कि मुझे समय दिया जाए। क्योंकि सरकार का तो ये रवैया पुराना रहा है। अगर सरकार करने को इच्छुक होती तो निश्चित रूप से समाधान निकलता। सिर्फ समस्याएं गिनाने से आपके ऊपर जो दायित्व है उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लिए हुए भी 40 दिन से ऊपर हो गए, उसके बावजूद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से विफलता है आपकी। और जहां तक प्रश्न ये इनकी अगर तत्परता होती, जिस तरह से महामहिम के दरबार में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि 10 घंटे का विलंब हुआ, तो जिस तरह से हाय तौबा मचाया इन दोनों दलों ने कि मानो सर से पहाड़ उठा लेंगे, तो इनको इसी तरीके से जो नियुक्तियां होनी है संवैधानिक पदों पर, उसके लिए भी अगर इतनी व्यग्रता होती, तत्परता होती इनकी, तो मैं समझता हूँ कि परेशानियां गिनाने का आज इनको समय नहीं मिलता और ये अपने काम को अच्छे से कर पाते। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि आप लोग ही टांग अड़ाते रहते हैं हर काम में और उन्हें ठीक से काम नहीं करने देते, इसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। देखिए, अभी तो इनकी चिंता नई आई है कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो कहाँ कहाँ सभाओं में जा रही, कहाँ कहाँ रो रही है। तो इनको एक अलग ऊर्जा मिल रहा है कि उन आंसुओं के सैलाब में भाजपा बह जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन आंसुओं के पीछे जो कुछ भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभाओं में बेशक वो अपनी बातें रखें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शब्द न कभी मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, न अब कल्पना सोरेन कह रहे हैं कि आखिर बाकी के लोग जो पंकज मिश्रा हो, दाऊ यादव हो, छवि रंजन हो, उसके अलावे जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, सब लोग आज जेल में बंद है, किन कारणों से बंद है, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उस पर इनकी ही बन जाती है। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों के जो संरक्षण देने वाले लोग हैं आज टिकटों के पीछे हैं, अपने कारणों से पीछे है, वो जेल के पीछे है। तो जेल में जाना, महंगे महंगे वकील कर रहे हैं वो, सिब्बल अभिषेक मनु सिंह जी जैसे महंगे वकील की सेवा ले रहे हैं। कोर्ट के सामने वो सारी चीजें पेश करें, कोर्ट को लगेगा कि केस में दम नहीं है तो वो रिलीज कर देंगे। लेकिन ये करने के बजाय सिर्फ रोना धोना, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से मैं समझता हूँ उनके पाप न तो झूलने वाले हैं, न पाप कम होने वाले। हाँ, सही बात है, आप लोग सब पाप धुल गया। अब जो आपके पार्टी में आ जाए उसका पाप धुल जाएगा, दूसरे पार्टी में उसका पाप कभी नहीं धुलेगा। प्रदीप जी, महिलाओं का सम्मान, आप तो महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे? एक आप तो वो महिलाओं का नहीं धुलने वाले हैं। दीपक जी, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी प्रियंका जी, लोगों को महिला का सम्मान करने नहीं आता है, इस तरह से बोल रहे हैं, देखिए हसत से बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं गाँव घूम रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। मैं कहना कि प्रदीप जी जेल जाएंगे तो क्या इनको इनकी पत्नी नहीं रोगी? अफसोस नहीं होगा? हमने कोई चोरी नहीं की तो मैं क्यों जाऊंगी? ये बताइए, कितने सारे में काम कर चोरी की वो जेल गया, पूरा का पूरा झूठा केस है। बाप तो मालूम कहीं तो पाँव डाला है उन्होंने। दीवार के पीछे पड़े हुए आप लोग,
संबंध पर संबंध भेज रहे हैं। जो आपके पार्टी में आ जाएगा उसका कोई संबंध नहीं होगा। नहीं, लेकिन फिरोज खान जी संबंध पे संबंध भेज रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी तो जिस तरह से रिमांड दी है, आपने भी तो अपील की थी ना, कोई जगह आपने कोई दरवाजा खटखटाना छोड़ा तो है नहीं। प्रियंका जी, सरकार के अधीन सब काम कर रहे हैं, ईडी हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, आप बताइए ना। अरे फिरोज जी, हाँ, ये किस्सा पुराना हो चुका है। ईडी और एजेंसियों की आप बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कोर्ट पर तो आप भरोसा करेंगे ना। कोर्ट ने भी तो ईडी को रिमांड दी है, तो कोर्ट के सामने कोई सबूत गए होंगे तभी तो रिमांड मिली है ना। अभी तक दोषी नहीं करार दिया गया, लेकिन रिहा भी नहीं किया गया है। दीपक कुमार जी। प्रियंका जी, जहाँ तक प्रदीप जी ने कहा कल्पना सोरेन की बातें, देख कल्पना सोरेन की बातें ठीक है, वो उन्होंने जो वो भी बोला, हालांकि वो सही भाषा नहीं है कि वो हर जगह रो रही है। आते कल्पना सोरेन के तो पति जेल में है और जो भी वजह है, और चूंकि अभी मैं बार बार पैनल में ही कहता हूं कि अभी तक ईडी ने अपना केस फाइल चार्जशीट नहीं दायर किया है। जांच के आधार पर उनको कस्टडी में रखा गया है, चूंकि ईडी को अधिकार मिले हैं और उनको रखा गया, लेकिन अभी तक ये आरोप साबित नहीं हुआ है। दूसरी बात, कल्पना सोरेन ने ऐसे कई उदाहरण है कि पत्नियां जो है वो राजनीति में आई है। आंसू स्वाभाविक है। अब मैंने कई बार, आप याद, प्रदीप जी को याद होगा कि माननीय मोदी जी जब बोलने लगे थे कि मैं चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन धोती थी, दूसरे घरों में तो रोने लगते थे। तो रोना तो एक स्वाभाविक है, भावुकता है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। आपका रोना रोना, दूसरे का रोना नाटक, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं एज ए विश्लेषक जो बता रहा हूँ प्रदीप जी, कल्पना सोरेन का रोना व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आप लोगों के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाएंगी। 14 लोकसभा जीतने का सपने में अगर कोई रोड़ा बनेगी तो कल्पना सोरेन के आंसू को हल्के में बीजेपी ना ले। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। ये चूंकि लोकसभा का ये भी चुनावी प्रदीप जी आपका जवाब। देखिए, चुनावी मैदान में हम किसी को भी हल्के में नहीं देते, और चुनाव के दंगल में जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों का कैसे मुकाबला करना है उसका भी काट खोजेंगे। और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में जो लोग कुछ एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, तो जनता उनसे ये जवाब चाहेगी ना कि ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने गलतियां की, अब कल्पना सोरेन आगे आ रही है उस बागडोर को संभालने के लिए, वो जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको तो कम से कम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखर होकर बोलना चाहिए। क्योंकि वो आगाज नया कर रही हैं, तो अंदाज भी नया हो उनका कि हम भ्रष्टाचार अपने राज्य में नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो कहना था, इसको मैं समझता हूँ कि दीपक जी ने कोई दूसरे ढंग से ले लिया। मेरा कहना था कि आंसुओं के पीछे अब इनको सफलता दिख रही है। ठीक है प्रदीप जी, समय मेरे पास नहीं है, देखना ही होगा कि 11 मार्च को क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से आता है कोर्ट की फटकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। प्रदीप जी, फिरोज जी और दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में तमाम आयोगों के पद सूने पड़े नजर आ रहे हैं, हाईकोर्ट की फटकार भी सामने आई है और 11 मार्च तक का समय दिया गया है। देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से 11 मार्च को क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।